एक चीज बताना मुझे, अगर तुम्हारी कॉलोनी में एक अंधा बच्चा है जिसके पास सब कुछ है, यानी कि बड़ा घर है, लग्जरी है, बहुत ही महंगी महंगी चीजें, एंड ही इज पावरफुल क्योंकि उसके पेरेंट्स पावरफुल है, ठीक है, उसको सारी कुछ चीजें इनहेरिटेड मिली है, ओके। तो अगर वो सुबह सुबह उठ करके ये डिसाइड करता है कि आज क्रिकेट कौन खेलेगा और कौन नहीं, तो तुम उसे अपनी भाषा में क्या कहोगे? दादा। और यही अमेरिका पूरी दुनिया के साथ कर रहा है बरसों से। अमेरिका किसी भी देश में घुस सकता है, किसी को मार भी सकता है, किसी पे सैंक्शंस लगा सकता है, जैसे उसने इंडिया पे टैरिफ लगाया था और उसकी बात नहीं मानी गई तो उसने टैरिफ बढ़ा दिया। ठीक वैसे इजराइल को भी वो वेपन दे सकता है, वो गाजा में लोगों को भी मरवा सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। और रुको, अगर ये कोई दूसरा देश करे तो ये तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होगा, है नहीं है? तो यही सोच रहे हो, ये हिपोक्रेसी नहीं है, ये सिस्टम है जो केयरफुली डिजाइंड है, डेलिबरेटली बिल्ड है, और इस सिस्टम की नींव रखी गई है अमेरिकन डॉलर्स। लेकिन कुछ दिन पहले रशिया के एक शहर कजान में 36 लीडर्स एक साथ बैठे हुए थे और उन्होंने मिलकर के डिसाइड किया कि इस सिस्टम को हमें तोड़ना है। आज की वीडियो में अमेरिका का ये जो डॉलर वाला गेम है वो है क्या, ये जानेंगे। ब्रिक्स एक्चुअली क्या कर रहा है और इंडिया जो पूरे खेल का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है आखिर क्या कर रहा है। चलिए आज की शुरुआत करते हैं इस वीडियो में और जानते हैं आखिरकार दुनिया का जो ये गेम है रूल सिर्फ वीक लोगों के लिए होता है। पता है तुम्हें ये चीज? चलो सीधा पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। ब्रिक्स की कहानी शुरू होती है 2001 में। गोल्डमैन सैक्स एक इकोनॉमिस्ट थे जिसका नाम जेम्स ओ नील था। एक पेपर में उन्होंने ये लिखा था, उन्होंने ये कहा था कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये 4 देश मिलकर के 21वीं सदी की नई इकोनॉमिक सुपर पावर बनाएंगे। उस टाइम लोग हंसने लगे, भाई इंडिया तो अभी भी लोड शेडिंग से जूझ रहा है, क्या ब्रिक्स? क्या ब्रिक्स कंट्रीज मिल करके ग्लोबल जीडी का 37.4% कंट्रोल करता है। G7 की अगर मैं बात करूँ तो G7 मतलब अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली। इनके पास कितनी पावर्स है? सिर्फ 29.3%। सोचो, वो डेवलप्ड कंट्रीज का क्लब अब डेवलपिंग कंट्रीज के क्लब के इकोनॉमिक साइज में छोटा हो गया है। और ये सिर्फ साइज की बात नहीं है, ग्रोथ रेट देखो, ब्रिक कंट्रीज की कंबाइंड ग्रोथ रेट दिस ईयर 4% है एनुअली, और G7 की 1.7, यानी कि मतलब ब्रिक से सिर्फ बड़ा नहीं है, ब्रिक्स तेजी से बढ़ता जा रहा है डबल स्पीड में। तो फिर भी अमेरिका को डर क्यों नहीं था अभी तक? क्योंकि अमेरिका के पास एक सीक्रेट वेपन, और वो वेपन है डॉलर। ये समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरी दुनिया का ऑयल डॉलर में बिकता है, इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है, कंट्रीज के रिजर्व्स डॉलर में आते हैं और डॉलर में ही होते हैं। मतलब अगर अमेरिका तुमसे नाराज हो गया तो वो क्या कर सकता है? वो एक काम करेगा कि तुम्हारी इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता है, तुम्हारे डॉलर्स फ्रीज कर देगा। और यही उसने 2022 में रशिया के साथ किया था। रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने रिएक्ट किया, रशिया को शिफ्ट सिस्टम से किक आउट कर दिया। और शिफ्ट क्या है ये भी मैं बता देती हूँ आसान भाषा में, समझते ही क्या है। ये वो सिस्टम है जिसे दुनिया के सब बैंक्स एक दूसरे से पैसा ट्रांसफर करते हैं, एक इंटरनेशनल बैंकिंग व्हाट्सएप ग्रुप समझ लो, और रशिया को ग्रुप से रिमूव कर दिया है। सिर्फ ये नहीं, रशिया की जो $300 बिलियन की जो एसेट्स फ्रीज कर दी गई थी, वो फ्रोजन मनी का इंटरेस्ट यूज करते हुए अमेरिका यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर रहा था। मतलब कि रशिया का भी पैसा रशिया के खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहा है। भाई ये चल क्या रहा है? अब यहाँ इंडिया के लिए एक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर रशिया के साथ ये हुआ है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है कि नहीं? तो मुझे बताओ कमेंट करके जल्दी से, क्योंकि भाई इंडिया को भूल गए 1998 में जब हमने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया था, अमेरिका ने हम पर भी सैंक्शंस लगाने की धमकी दी हुई थी। हमने अमेरिका की बात नहीं मानी, हमने टेस्ट किया और हम सरवाइव किए। तो हमें पता है ये सिस्टम हमारे लिए नहीं बना हुआ है, ये सिर्फ उनके लिए बना हुआ है जो अमेरिका की बात मानते हैं, यानी कि अमेरिका की कठपुतली है। कजान समिट ने डराया अमेरिका, तो फिर कजान का हुआ क्या? रशिया के कजान शहर में पुतिन ने ब्रिक्स समिट को फोर्स किया और 36 वर्ल्ड लीडर्स एक साथ रशिया पहुंचे, क्योंकि अमेरिका ने ये सालों से कोशिश की थी कि पुतिन को ग्लोबली आइसोलेट करो, क्योंकि उन्होंने अमेरिका पे अटैक किया था। इसको इंटरनेशनल आउटकास्ट बनाओ और फिर 36 लीडर्स से एक साथ पुतिन के साथ जो फोटो खिंचवा
खिंचवा रहे थे। अब ये तो फोटो बहुत ही हैरान कर देने वाली है। ये अमेरिका की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक डिफीट थी। तुर्की आया, साउथ अरेबिया ऑब्जर्वर्स थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, 20+ मोर कंट्रीज सब वहाँ थे। यूएन का सिक्योरिटी जर्नल भी गेस्ट था। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास वो भी कजान में थे। एक तरफ अमेरिका इजराइल को $14 बिलियन की मिलिट्री एड दे रहा है गाजा में, और वहीं दूसरी तरफ इंडिया, चाइना, रशिया, इजराइल के दुश्मन अब्बास के साथ हैंडशेक कर रहे हैं। ये एक क्लियर मैसेज था दुनिया को कि हम अमेरिका की प्लेलिस्ट पे नहीं नाचेंगे। इस समिट का सबसे बड़ा रिजल्ट क्या रहा? कजान डिक्लेरेशन 134 पैराग्राफ्स का एक डॉक्यूमेंट जिसमें ब्रिक्स ने ये प्रूव किया कि दुनिया को अपने एजेंडा क्लियरली बता दे। पहला, गाजा और लेबनान में इजराइल की एक्शन की निंदा। लेबनान में जो मेजर अटैक हुए थे उन्हें टेररिस्ट अटैक कहा गया। इंडिया ने भी साइन किया। हाँ, वही इंडिया जिससे लोग अमेरिका का दोस्त बोलते हैं। दूसरा, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के यूनिलेटरल सैंक्शंस को इलीगल बताए। ये सैंक्शन ग्लोबल ट्रेड को रोक रहे थे, ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज को हर्ट कर रहे थे। तीसरा और आखिरी, ब्रिक्स का अपना क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम डेवलप करना, यानी कि शिफ्ट का अल्टरनेटिव। तो ब्रिक्स वालों के पास अपना बैकअप सिस्टम होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो देशभक्त लोग हैं वो अब तक स्क्रीन पे कमेंट कर रहे होंगे, मोदी जी ने गलती की है, रशिया के साथ क्यों बैठे, अमेरिका से दुश्मनी है नहीं है। कमेंट कर दिया होगा। भाई 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 मुझे एक सेकंड दो। इंडिया ने अमेरिका से दुश्मनी नहीं की है। इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट की है। नेहरू जी से लेकर के मोदी जी तक इंडिया का एक ही प्रिंसिपल रहा हुआ है कि किसी एक सुपर पावर के चमचे नहीं बनेंगे हम, यानी कि हम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आपको याद है, ये शायद पता होगा आपको। वैसे ब्रिक्स पे साइन करना मतलब चाइना का दोस्त बनाना नहीं होता है, क्योंकि ब्रिक्स में चाइना की भी अपनी प्रॉब्लम है। ब्रिक्स के कंबाइंड जीडीपी 70% सिर्फ चाइना का कंट्रीब्यूशन है, बाकी सब मिल करके 30%। मतलब चाइना इस क्लब में इक्वल मेंबर नहीं है, वो इफेक्टिवली ओनर है, आप देख सकते हो। और इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर टेंशंस अभी भी वही है। गलवान वैली भूल नहीं सकते आप। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने खुद ये कहा है, रिलेशनशिप स्टिल नीड अ लॉट ऑफ वर्क। तो इंडिया ब्रिक्स में है, लेकिन इंडिया चाइना के इशारों पर नहीं नाच रहा है। अब आते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। डॉलर टूटेगा, लेकिन कैसे? अब असली सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ब्रिक्स एक्चुअली डॉलर को रिप्लेस कर रहा है? अब IMF की रिपोर्ट भी देख लो। डॉलर का मतलब रिजर्व शेयर 70% से गिर करके 58% पर आ गया है। ये खुद ये हमें बताता है कि दुनिया धीरे धीरे डॉलर से दूर होती जा रही है। 2022 के बाद जब रशिया पे सैंक्शंस लगे थे, ये प्रोसेस और भी तेज हो चुकी है। रशिया और चाइना पहले से रूबल और युआन में बायलैटरल ट्रेड कर रहे थे। इंडिया भी यही करने की कोशिश कर रहा था। ब्रिक्स में एक आइडिया था, ब्रिक्स कॉमन करेंसी का। अगर ये बताना और ईरान, UAE जैसे ऑयल प्रोड्यूसर्स भी इसमें आए तो पेट्रो डॉलर सिस्टम को सीधा चैलेंज मिल सकता है। 1970 में ये सिस्टम बना था, जिसमें डिसाइड हुआ था कि ऑयल सिर्फ डॉलर में ही बिकेगा, और इसी डॉलर की वजह से आज डॉलर इतना पावरफुल हो चुका है। लेकिन ऑनेस्ट रहना जरूरी है, ब्रिक्स करेंसी अभी भी सिर्फ एक ही आइडिया पे डिपेंड करती है। बहुत सारे सवाल हैं, इस करेंसी की वैल्यू कौन तय करेगा? क्या सब अपना गोल्ड रिजर्व शेयर करेंगे? चाइना की GDP 70% है, तो क्या वो 70% कंट्रोल करना चाहेगा? और अगर चाइना डोमिनेट करता है तो हम डॉलर की जो गुलामी है वो हम इससे निकल पाएंगे, या युआन की गुलामी में हम घुस जाएंगे? ये इंडिया का रियल डिलेमा है, और इस डिलेमा को और भी गहरा करो। ब्रिक्स की इंटरनल प्रॉब्लम से सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों ब्रिक्स में है। दोनों ही एक दूसरे से सेंचुरीज पुराने दुश्मन है। इजिप्ट और इथोपिया दोनों ब्रिक्स में है। दोनों के बीच में नाइल रिवर के पानी को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है। इंडिया और चाइना आप तो जानते ही है, बॉर्डर पर टेंशंस हैं एक ही क्लब में, और क्लब के अंदर इतने टेंशन है, तो क्या ये क्लब मिल करके कुछ कर पाएगा? यही क्वेश्चन मैं दुनिया से पूछ रही हूँ। इंडिया का मास्टर स्ट्रोक क्या है? तीसरा रास्ता है क्या? अब तुम ये पूछोगे तो इसका सोल्यूशन क्या है? इंडिया क्या करेगा? भाई, एक इकोनॉमिस्ट इस सिचुएशन को 3 सिनेरियो में बड़ी ही आसानी से बांट दिया है और समझाया है कि क्या जरूरी है क्या नहीं। पहला सिनेरियो, रशियन विजन, हर सुपर पावर कंट्रीज का
का एक अपना स्फीयर है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। चाइना अपने सर्कल को कंट्रोल करेगा, अमेरिका अपने सर्कल को कंट्रोल करेगा, रशिया अपने उसको कंट्रोल करेगा। कोई कॉमन रूल्स नहीं है, पूरा का पूरा पावर का गेम है। ये 1930 जैसे सिचुएशन होगी जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था। इंडिया के लिए नाइटमेयर, क्योंकि हम चाइना और अमेरिका के बीच हम कंफ्यूज हो जाए। अब दूसरा ब्राजील ड्रीम, सब मिलकर के एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन यूएन WTO के रिफॉर्म करें, एक एक्सक्लूसिव रूल्स बेस्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड हम बनाए। ब्यूटीफुल ड्रीम, रियलिस्टिक फिलहाल 5% चांसेस हैं। अब है तीसरा सिनेरियो, वर्ल्ड वॉर 3 2.0। सबसे लाइकली 55% चांसेस दुनिया दो ब्लॉक में स्प्लिट हो जाती है। आपको पता है, एक चाइना सेंटर और एक अमेरिका सेंटर, सब अपनी अपनी टीम चूज कर रहे हैं। और इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया रिफ्यूज कर रहा है। यही इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है। इंडिया ने ब्रिक्स पे साइन तो किया है, लेकिन अमेरिका से क्वाइट पार्टनरशिप भी रखी हुई है। रशिया से ऑयल खरीदा है, कंटिन्यू किया है क्योंकि अभी भी खरीदता है, लेकिन यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल रहा। पैलेस्टीन को सपोर्ट किया, लेकिन इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज भी मेंटेन किए हैं। दोनों साइड्स के इन्वेस्टर्स आते हैं इंडिया में, दोनों साइड की टेक्नोलॉजीज आती है इंडिया में, दोनों साइड के मार्केट इंडिया के लिए खुले हुए हैं। और जियो इकोनॉमिक्स के एक एक्सपर्ट ने ये लिखा है कि सुपर पावर वही होती है जो सिर्फ बड़ा नहीं होता बल्कि बेस्ट अलायंस बनाता है और बेस्ट इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करता है। अमेरिका इसलिए इतने सालों तक पावरफुल रहा है क्योंकि उसने IMF बनाया है, वर्ल्ड बैंक बनाया है, शिफ्ट बनाया है, नेटो बनाया है, अब ब्रिक्स बना रहा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ऑलरेडी $30 बिलियन से ज्यादा है, 50 प्रोजेक्ट्स फंड कर चुका है। CRA यानी कि $100 बिलियन का रिजर्व फंड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, इमरजेंसी बैकअप, मतलब IMF के पास जाने की जरूरत थोड़ी कम होगी। इंडिया का काम यही है कि इस नए सिस्टम में चाइना का जो चमचा है वो ना बने, बल्कि इंडिया अपनी वॉइस डेवलप करे, अपनी आवाज उठाए, अपने इकोनॉमी को बनाए, टेक्नोलॉजी डेवलप करे, रुपी ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ाओ और ब्रिक्स में पार्टिसिपेट करो, लेकिन अपने टर्म्स पे। जब इंडिया का GDP $5 ट्रिलियन से बढ़ करके $10 ट्रिलियन होगा, तब ब्रिक्स में इंडिया का शेयर और भी ज्यादा बढ़ जाए। जो चाइना का 70% डोमिनेंस है वो भी घटेगा। एक लॉन्ग टर्म गेम हमारा हो जाएगा और इंडिया ये गेम खेल रहा है। अब है आखिरी बात। तो भाई आज की समरी में क्या हुआ मैं बता देती हूँ। प्रॉब्लम पहले तो ये है कि अमेरिका ने डॉलर को वेपन बनाया, शिफ्ट, सैंक्शंस, एसेट्स फ्रीज, ये सब टूल है कंट्रोल। अब है कन्फ्लिक्ट के बाद कि ब्रिक्स ने चैलेंज किया, कजान में 36 लीडर्स ने मिल करके एक अल्टरनेटिव सिस्टम की नींव रखी। इंडिया भी साथ था। कॉम्प्लिकेशंस देख लो, ब्रिक्स परफेक्ट नहीं है। चाइना का 70% डोमिनेंस, इंटरनल टेंशन, डॉलर रिप्लेस करना इतना सिंपल नहीं है। इंडिया का रिजोल्यूशन क्या है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, न पूरी तरफ अमेरिका न पूरी तरफ चाइना, अपना रास्ता, दोनों से फायदा, किसी की चमचागिरी नहीं करना। दुनिया एक बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है जहाँ सिर्फ एक बॉस नहीं होगा, ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो अब तुम बोलो, कमेंट में लिखो। एक, अगर तुम्हें लगता है कि ब्रिक्स डॉलर को रिप्लेस कर देगा। B, अगर तुम्हें लगता है डॉलर हमेशा राजा रहेगा। और C, अगर तुम्हें लगता है कि इंडिया दोनों को बैलेंस कर लेगा। कमेंट में जल्दी बताओ ABC तीनों में से कौन सा। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक दो, सीरियसली एल्गोरिदम के लिए बहुत मैटर करता है। क्रिएटर्स की लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। सब्सक्राइब करो क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बोरिंग नहीं है, सिर्फ बैडली एक्सप्लेन्ड होती है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना दिमाग खुला रखो और हमेशा दोनों साइड की बात सुनते रहो। जय हिंद, जय भारत।